गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री अभी डिस्कस कर रहे हैं और उसमें टॉपिक चल रहा है कैटलिसिस। तो कैटलिसिस क्या है, कैटलिस्ट किसको कहते हैं, कैटलिस्ट में क्या क्या ख़ास बात होती है, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, वो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या असर होता है, उसके एंथैल्पी चेंज पर क्या असर होता है, ये सब बात हम लोग पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर 4 में हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। आज मेनली हमें डिस्कस करना है जो टॉपिक, वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटलिसिस। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात समझा देना चाहते हैं कि कैटलिसिस होता कैसे, एक जनरल कंसेप्ट क्या है कि कोई कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ा देता है, किसी रिएक्शन को कैसे कैटलाइज कर देता है। एक जनरल कंसेप्ट हम जानना चाहते हैं, एक जनरल बात जानना चाहते हैं कि कभी कोई किसी भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, उनका पाथवे क्या होता है। ये हम लोग पहले थोड़ी सी बात एक जनरल कंसेप्ट समझ लेते हैं, बाकी फिर बाद में ये अभी आपको बता दूं कि अभी तक एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है कैटलिसिस का वो पता नहीं है। हर एक कैटलिस्ट के लिए मैकेनिज्म अलग अलग होता है, ये प्रपोज किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है ये नहीं बताया जा सकता है। लेकिन एक इसमें अंदाज़ा है कि कोई भी कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता होगा, तो उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, वो कैसे रिएक्शन के रेट को इतना बढ़ा देता है, इस पर चर्चा एक बार कर भी चुके होंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, और एक बार फिर से यहाँ भी उसकी हम बात करते हैं। लेकिन ये बताया आपको कि जैसे एक बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एक कंपाउंड होता है एल्कीन जिसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। इसका हाइड्रोजिनेशन किया जाता है H2 गैस से। तो वहाँ कैटलिस्ट लेते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल, प्लेटिनम चाहे पैलेडियम लिया जाता है, तो बनता है CH2 CH3। ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, यह सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर हम प्लेटिनम न भी डालें तो भी ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा अपने स्पीड में होगा, स्लो होगा। इसमें एक और भी कैटलिस्ट बनाया गया RH रेनियम PPH3 का होल 3Cl, इसको कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन्स कैटलिस्ट। ये जो प्रोसेस मैंने लिखा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, यही है प्रोसेस डालडा बनाने का। तो डालडा बनता है और अपने नॉर्मल स्पीड में बनता है जब कैटलिस्ट नहीं होता है। लेकिन जब विल्किंसन कैटलिस्ट डाला जाता है तो रिएक्शन का रेट कई गुना बढ़ जाता है। आखिर होता क्या है? तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन ये दिया गया, कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ कैटलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिसिस। इस मैकेनिज्म में एक जनरल मैकेनिज्म में बता रहा हूँ, हर एक जैसे जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिसिस की तो वहाँ फिर अलग अलग कैटलिसिस में अलग अलग मैकेनिज्म होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक जनरल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि जनरली होता क्या है। कहता है कि जब एक रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो अपने आप ऐसा नहीं हो जाएगा। इन रिएक्टेंट्स की एनर्जी बढ़ती है, और बढ़ती है तो जैसे आप एक जनरल एग्जांपल समझिए ना कि एक स्टूडेंट पढ़ने वाला
जब एग्ज़ाम पास करता है तो सारे के सारे बच्चे टॉप नहीं कर जाते हैं या सारे के सारे बच्चे पास नहीं कर जाते हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास से पास होते हैं, कुछ बच्चे सेकंड क्लास से पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि कौन से बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास से पास होते हैं। तो एक रूल बनाया गया कि जिसका 60% से ज़्यादा नंबर होगा वो फर्स्ट क्लास से पास हो जाएगा। ठीक वैसे ही जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एक मिनिमम एनर्जी बैरियर होता है, जिस बैरियर को पार करने वाला रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बना सकता है, और उस एनर्जी बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कहा जाता है। आपको याद होगा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, reactants have to cross the activation energy barrier। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गया वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको अगर हम ग्राफ से समझना चाहें तो जरा समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पर लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट है, यहाँ रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी बराबर भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो और रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने यहाँ एक ऐसे ही लिखा है, इसको आप ये नहीं समझ लेना कि रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हर एक रिएक्टेंट को एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। इसी बैरियर को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, और इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रिएक्टेंट इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये बात भी लिख देता हूं मैं, ओनली दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग energy greater than activation energy can form the product। वह प्रोडक्ट बना सकता है जिसकी एनर्जी, तो अब कहिएगा कि वो एनर्जी आएगी कहाँ से? तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन होती है, तो कोलिजन से एनर्जी बढ़ती है और वही कोलिजन एनर्जी जब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार कर जाएगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोलिजन से जो एनर्जी मिल रही है, तो वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब आप समझ रहे हैं कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बैरियर अगर बड़ा हुआ तो रेट कम होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब ये समझ में आया कि ये बैरियर जितना बड़ा होगा रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। एक कैटलिस्ट जो होता है, एक कैटलिस्ट provides an alternative pathway, एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी।
एक ऐसा पाथवे प्रोवाइड करता है जिसमें उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। देखिए, एक पाथवे प्रोवाइड करेगा कैटलिस्ट जिसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो किसके प्रेजेंस में है, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अब देखिए, जब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर छोटा हो गया तो मैक्सिमम रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम रिएक्टेंट्स जो है उनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो अब रिएक्शन का रेट बढ़ जाना है। अब मैक्सिमम रिएक्टेंट इसी पाथवे को प्रीफर करेगा और रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो यह एक मैकेनिज्म एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के टर्म में दिया गया कि कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। अब ये समझ में आ गया कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा और वो बढ़ाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मतलब एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करेगा ये। अब ये पाथवे कैसे प्रोवाइड करता है इस पर भी बात आएगी, इसको भी समझेंगे। लेकिन अभी इतनी सी बात ज़रूर हो गई कि एक कैटलिस्ट जो है वो एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर छोटा होता है, तो मैक्सिमम रिएक्टेंट्स जो है वो उस बैरियर को पार कर पाता है। जैसे सपोज कीजिए कि पास मार्क्स जो है वो 30% है, तो 25 बच्चे पास हुए और पास मार्क्स को घटाकर अगर मैंने 20% कर दिया तो निश्चित रूप से बच्चे पास होने वाले बच्चे की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही वैसे रिएक्टेंट्स की संख्या बढ़ जाती है जो प्रोडक्ट बना सकेंगे और इस तरह से रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है, रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ जाता है और वो कैटलिस्ट अपने आप को अछूता रखता है, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, वो एकदम अनयूज्ड रह जाता है, अनचेंज्ड रह जाता है। तो ये मैंने एक जनरल आपको मैकेनिज्म समझाया है। तो कैटलिसिस का मतलब हुआ प्रोसेस बाय विच ए कैटलिस्ट enhances the rate of the reaction, हम उसको कहेंगे कैटलिसिस। इस प्रोसेस को कैटलिसिस कहेंगे और जिस सब्सटेंस के कारण ऐसा होगा उसको कैटलिस्ट कहेंगे। तो कैटलिसिस दो तरह का होता है। कैटलिसिस दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि हमें अब टाइप्स ऑफ कैटलिसिस के बारे में बात करनी है। कैटलिसिस का टाइप क्या हो सकता है, तो हम टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिसिस। और ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ये इसका बेसिस है स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, उसके बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ कैटलिसिस। टाइप्स ऑफ कैटलिसिस। हम बेसिस अभी बताया आपको कि हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है वो है स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट। क्लासिफिकेशन on the basis of state of reactant, product and कैटलिस्ट। इन तीनों के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं।
तीनों के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो उसके बेसिस पर दो तरह का कैटलिसिस होता है। एक होमोजीनियस कैटलिसिस, पहले इसको पढ़ लेते हैं तो फिर हेट्रोजीनियस की बात करेंगे। होमोजीनियस कैटलिसिस, तो यहाँ पर जो वर्ड है होमो, इसका मतलब होता है सेम। होमो का मतलब हुआ सेम। तो यहाँ कहता है कि एक ऐसा कैटलिसिस जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट सारे के सारे सेम फेज में हो, एक ही फिजिकल स्टेट में हो, हम उस कैटलिसिस को कहेंगे होमोजीनियस कैटलिसिस। तो मैं ये बात लिख देता हूँ कि द कैटलिसिस in which reactants, products and catalysts are in the same phase या फिजिकल स्टेट भी इसको कह सकते हैं। फिजिकल स्टेट ही कहेंगे, सेम फिजिकल स्टेट, तो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस कैटलिसिस। जैसे कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। यहाँ देखिए SO2 गैस है प्लस हाफ O2 गैस है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हुए। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कैटलिस्ट लिया जाता है, तो ये बन जाता है SO3 गैस। देखिए होमोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल हुआ, ये रिएक्टेंट्स भी गैस में, प्रोडक्ट्स भी गैस में और कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में, इसलिए यह एक होमोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल हुआ। ठीक वैसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, in the presence of chlorine gas, O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये Cl2 गैस के प्रेजेंस में, तो मैं यहाँ स्टेट मेंशन कर देना चाहता हूँ। O3 गैस, ये तो गैस ही है, ये गैस है तो बना देगा ये 2O2 गैस। यह भी एक होमोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन CH3CHO एसिटल्डिहाइड हुआ, इसका डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये गैस लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ I2 गैस, तो ये बना देता है CH4 गैस प्लस CO गैस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कैटलिसिस हो रही है होमोजीनियस कैटलिसिस के थ्रू, और इन सबों में जो कैटलिस्ट है वो गैस है। कुछ लिक्विड कैटलिस्ट की भी बात कर लें। कहता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, जैसे CH3COO C2H5, ये इथाइल एसीटेट हुआ, इसका ये लिक्विड है, निश्चित रूप से ये लिक्विड क्या एक्वस कहिए ना, एक्वस प्लस H2O, ये लिक्विड, तो ये मिलके बनाएगा
H प्लस के प्रेजेंस में एक्वस, तो CH3 COOH एक्वस लिक्विड स्टेट प्लस C2H5OH एक्वस लिक्विड स्टेट में। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कैटलिस्ट लिक्विड है। वैसे ही कह सकते हैं आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज C12H22O11, ये लिक्विड है। लिक्विड से बढ़िया आप कहिए एक्वस, एक्वस का मतलब आप समझते हैं वाटर में सॉल्यूशन है, प्लस H2O, ये लिक्विड लिया। और इसका हाइड्रोलिसिस जब कभी कराया जाता है तो एक्वस H प्लस के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो बनाता है ये C6H12O6 एक्वस प्लस C6H12O6 एक्वस। तो दोनों ही जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट एक्वस मीडियम में मतलब लिक्विड फेज में है, तो ये होमोजीनियस कैटलिसिस हुआ। कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर का प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, जैसे C2H5OH प्लस C2H5OH। तो मैं इसका स्टेट लिख देना चाहूँगा, एक्वस प्लस C2H5OH, 2 मोल लिया जाता है अल्कोहल का, जानते भी होंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये रिएक्शन होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। कंसनट्रेटेड H2SO4 मतलब इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ये बनता है CH3 CH2O CH2 CH3, ये एक्वस बन गया और ये ईथर हमें मिल जाता है, ये ईथर हमें मिल जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं होमोजीनियस कैटलिसिस के। होमोजीनियस कैटलिसिस में एक बात ध्यान देना है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे और कैटलिस्ट होंगे, वे सारे के सारे एक ही फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे, होमोजीनियस कैटलिसिस कहेंगे उसको। तो ये बात हुई होमोजीनियस कैटलिसिस की। अब समझना ये है कि होमोजीनियस कैटलिसिस की थ्योरी क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे होमोजीनियस कैटलिसिस होती है, ये समझ लेना है। तो इसको समझने के बाद फिर हेट्रोजीनियस की बात करेंगे। होमोजीनियस कैटलिस्ट जो होते हैं वो जनरली गैस होते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। सॉलिड बड़ा ही रेयरली होता है, सॉलिड जो है वो रेयरली होता है, नहीं के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं एक जुमला स्टार देकर कि होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट may be a gas और लिक्विड, ये हो सकता है। सॉलिड होमोजीनियस कैटलिसिस बड़ा ही रेयर है। थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटलिसिस, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटलिसिस। होमोजीनियस कैटलिसिस की थ्योरी, यूँ कहिए ना कि इसको मैकेनिज्म कहना चाहते हैं कि होमोजीनियस कैटलिसिस कैसे होती है, ये हमें समझना है। तो इसमें कहता है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट जो होते हैं वो जनरली गैस है, नहीं तो लिक्विड है। तो पहले वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ एक कंपाउंड बनाता है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, जो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। वो थोड़े समय के लिए बनता है और फिर बाद में टूट के वो प्रोडक्ट दे देता है। तो इसमें जो मैकेनिज्म कहा वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन का जो पाथवे है वो फॉलो करता है। हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस कैटलिसिस, होमोजीनियस कैटलिसिस
proceeds through intermediate compound formation, intermediate compound formation। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे SO2 गैस है और इसका हमने किसके साथ रिएक्शन कराया है, O2 के साथ, तो बनाता है ये SO3 गैस। यहाँ जो कैटलिस्ट है वो NO गैस है। एक बात दिमाग में रखनी है, जब कभी हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, मैकेनिज्म देते हैं, तो एक बात दिमाग में हमेशा रखनी है कि जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, दैट कैटलिस्ट इज ऑब्टेन्ड अनयूज्ड, अनडिस्टर्ब्ड। वो जैसा हमने लिया था वैसा ही हमें मिल जाता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है। तो इसमें कहता है कि स्टेप 1 में, स्टेप 1 कि कैटलिस्ट forms an intermediate compound, intermediate compound with any one of the reactant। किसी एक रिएक्टेंट के साथ वह इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है हमारा NO गैस है, वो एक रिएक्टेंट हाफ O2 के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया NO2 गैस। यही इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया, इंटरमीडिएट कंपाउंड। यह इंटरमीडिएट कंपाउंड शॉर्ट लिव्ड है, ये बड़ा ही कम समय के लिए बनता है। दूसरे स्टेप में कहता है कि दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड ब्रेक्स डाउन to give the product and catalyst, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट वो दे देता है, और वह कैटलिस्ट जैसा हमने यूज़ करा था वही मिल जाता है। कम ब्रेक डाउन टू गिव द प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, और the intermediate compound reacts with other reactant। यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, अदर रिएक्टेंट to give the product एंड कैटलिस्ट। ये दो स्टेप्स मैंने लिख दिया इसलिए कि आपको याद रहे ये कि जो SO2 हमारा एक रिएक्टेंट या दूसरा रिएक्टेंट जिसको कहिए, यह रिएक्ट करेगा NO2, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यह बना देगा SO3 गैस और प्लस NO। जो हमारा कैटलिस्ट था वो अनयूज्ड मिल गया। ये कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट इज ऑब्टेन्ड अनयूज्ड, ये कैटलिस्ट हमें अनयूज्ड मिल जाते हैं, और इस तरह से होमोजीनियस कैटलिसिस हो जाती है। तो होमोजीनियस कैटलिसिस में जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको दिखाया है कि जो कैटलिस्ट है किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और उस रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। वह इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे स्टेप में दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट देता है,
और साथ साथ जो कैटलिस्ट था वो अनयूज्ड हमें मिल जाता है। और ये इस कंसेप्ट को एकदम सपोर्ट कर रहा है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता तो है लेकिन खुद उसमें भाग नहीं लेता है। कैटलिस्ट जैसा हमने यूज़ करा था वैसा ही कैटलिस्ट हमें मिल भी जाता है। तो ये हुआ होमोजीनियस कैटलिसिस की बात। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, दूसरे टाइप का दूसरा जो कैटलिसिस है वो है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे और कैटलिस्ट होंगे वो डिफरेंट फेज में होंगे। तो यहाँ पर जो टर्म है हेट्रो, जो टर्म है हेट्रो, इसका मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। तो इस कैटलिसिस में, इन दिस कैटलिसिस, इन दिस कैटलिसिस the reactants, products and catalysts are in the different phases। इसमें ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में होंगे, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया by Haber's process, Haber's process। अमोनिया का प्रोडक्शन कमर्शियल स्केल पे हेबर्स प्रोसेस से करा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करता है प्लस किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, तो बनाता है 2NH3 गैस। यहाँ देख लीजिए सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में है जबकि कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है। तो यह एक हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल हुआ। वैसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ HI, डिकम्पोजिशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड एट द सरफेस ऑफ गोल्ड, सरफेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के सरफेस पे HI का डिकम्पोजिशन, HI गैस, गोल्ड के सरफेस पे इसका डिकम्पोजिशन होगा H2 गैस प्लस I2 गैस। ये एक हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल हुआ। अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया बाय एट प्लैटिनम सरफेस, प्लैटिनम के सरफेस पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है 2NH3 गैस, ये दे रहा है प्लैटिनम के सरफेस पे N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और यह भी एक हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये दे रहा है SO3 गैस, और कैटलिस्ट जो है वहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड चाहे प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह एक एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का।
ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ओसवाल्ड्स प्रोसेस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए NH3 गैस प्लस O2 गैस, यह रिएक्शन होता है प्लेटिनम के प्रेजेंस में और ये बनाता है NO2 प्लस H2O, NO2 गैस प्लस H2O वेपर कहिए इसको। तो कहना ये है कि इसमें भी यह एग्जाम्पल एक हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। जितना भी एग्जाम्पल आपको दिखाया मैंने, उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में देखिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो गैस है और कैटलिस्ट सॉलिड है। तो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में जो कैटलिस्ट होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, इसलिए इसके जो भी रिएक्शन होंगे वो सरफेस पे होंगे और इसको सरफेस कैटलिसिस भी कहा जाता है। तो आपको ये बात कह सकता हूँ मैं स्टार देकर कि इन हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, इन हेट्रोजीनियस कैटलिसिस द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स, या कह सकते हैं कैटलिस्ट्स आर द सॉलिड, कैटलिस्ट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं that provide surface for reaction, जो रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। इसलिए इस कैटलिसिस का एक और नाम है सरफेस कैटलिसिस, सरफेस कैटलिसिस। इसमें मैंने कह दिया कि हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है और जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है वो जनरली गैस है। इसलिए यहाँ पर हम इसको सॉलिड कैटलिसिस भी कह सकते हैं, सरफेस कैटलिसिस भी कह सकते हैं। तो ये सरफेस कैटलिसिस हुआ। जैसे इसमें कहता है कि सरफेस मतलब एक सॉलिड कैटलिस्ट, ए सॉलिड कैटलिस्ट, एक सॉलिड कैटलिस्ट provides surface for the reaction, रिएक्शन होने के लिए वो प्रोवाइड करता है सरफेस। तो इसमें समझ सकते हैं थ्योरी को या मैकेनिज्म, या थ्योरी ही कहता हूँ, पहले थ्योरी कहा है, थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की थ्योरी क्या है, किस थ्योरी पे ये काम कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, ये समझना है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के थ्योरी में। तो हम ये समझ लें कि जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है, समझना क्या ये है ही। तो उस सॉलिड के सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का पहले डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न मतलब एक फैल जाना। सबसे पहले क्या होगा, कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट्स का डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न ऑफ reactants at the surface of catalyst, at the surface of catalyst, कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूजन हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन के बाद कहता है कि जब डिफ्यूजन हो गया है तो एडजॉर्प्शन होगा, सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा। दूसरा स्टेप में कहता है कि सम एसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट्स with the surface
सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस पर एसोसिएशन हुआ। इसका अर्थ हुआ कि एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स at the surface of catalyst, कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट्स का एडजॉर्प्शन हो गया। सपोज कीजिए कि यही हमारा सरफेस है, तो पहले रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स इस पर डिफ्यूज्ड हुए, फैल गए, उसके बाद उनका एडजॉर्प्शन हुआ। आप समझ रहे हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिससे हीट रिलीज होगा, और हीट रिलीज होने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन मिलेगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं यहाँ इस बात को लिख देना चाहता हूँ कि सिंस एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक process, so heat is released, heat is released during adsorption, adsorption के समय हीट रिलीज होगा, ठीक है ना। that heat will give the activation, will give the activation energy, activation energy to the reactants। अब आप समझ लीजिए एडजॉर्प्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ। एडजॉर्प्शन जो हुआ उससे जो एनर्जी निकली, उस एनर्जी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन मिलेगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो उस लायक हो जाएंगे कि अब रिएक्शन में भाग ले सकेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी उनको मिला। तीसरा स्टेप कहता है कि जब उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिला तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन शुरू होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन शुरू होगा जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं interaction between reactant molecules after which activated complex is formed, activated complex इज फॉर्म्ड। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। मैं अभी स्कीमेटिक डायग्राम से इसको दिखाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा। तो पहले मैंने कहा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का सरफेस पे डिफ्यूजन होगा, पहले वो फैल जाएंगे, उसके बाद उस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वह एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देगा। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने से वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो धीरे धीरे रिएक्टेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक होगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चौथा स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ या कन्वर्जन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कन्वर्जन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहाँ से डिसोसिएशन हो जाएगा रिएक्टेंट से, सॉरी कैटलिस्ट के सरफेस से, और तब डिसॉर्प्शन होगा। मैं इसको यहाँ 5वें स्टेप में कहना चाहूँगा
कि जब वो जो प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद डिसॉर्प्शन होगा ताकि सरफेस खाली हो जाए अगले रिएक्शन के लिए। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पांचवा पॉइंट हुआ डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट from the surface of catalyst, so that the catalyst is available for further रिएक्शन के लिए वह कैटलिस्ट फिर से अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए कि हमारा रिएक्टेंट जो है A एंड B है। रिएक्टेंट्स आर A एंड B। हमारा रिएक्टेंट्स है A एंड B। तो ये हमारा कैटलिस्ट है, ये हमारा कैटलिस्ट है, और ये जो हमने लिखा है ये खाली साइट, ये एक्टिव साइट्स हैं। एक्टिव साइट्स एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे एक्टिव साइट्स हैं। तो और कैटलिस्ट हमारा रिएक्टेंट कौन कौन है? A एंड B, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो डिफ्यूजन होना है, डिफ्यूजन के बाद एडजॉर्प्शन होना है। एडजॉर्प्शन में मैं बताया एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। एडजॉर्प्शन में मैंने बताया कि जब एडजॉर्प्शन होगा तो कैटलिस्ट के साथ इंटरेक्शन होगा, कैटलिस्ट के साथ इंटरेक्शन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। तो कैटलिस्ट के साथ ये जुड़ गए, A एडजॉर्ब्ड हो गए, B एडजॉर्ब्ड हो गए, एडजॉर्प्शन हो गया। इस एडजॉर्प्शन से जो एनर्जी निकली, उस एनर्जी के कारण इसके जो डेल्टा H होगा वो निगेटिव होगा, ड्यू टू विच रिएक्टेंट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। रिएक्टेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे, रिएक्टेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे। तो इंटरैक्शन शुरू हुआ। A एंड B के बीच में इंटरैक्शन शुरू हुआ, ठीक है। अब धीरे धीरे यह इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हुआ, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इसमें होगा क्या, धीरे धीरे जो कैटलिस्ट के साथ इंटरेक्शन है वो धीरे धीरे वीक होगा, और जो उनके आपस का के बीच का इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग होगा। देखिए ये स्ट्रांग हुआ और कैटलिस्ट के साथ जो इंटरेक्शन है वो वीक हुआ, और फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। और तब डिसॉर्प्शन होना है, उसके बाद डिसॉर्प्शन होना है, और डिसॉर्प्शन के बाद हमारा कैटलिस्ट जो है वो हमें जैसा लिया था हमने वैसा मिल गया, और फिर AB जो है वो
प्रोडक्ट बन गया। देखिए ये प्रोडक्ट बना और ये कैटलिस्ट रह गया, कैटलिस्ट हमें मिल गया। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि यहाँ भी हमने इस बात का ख्याल रखा है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के एंड में हमें अनयूज्ड मिल जाने हैं, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो हमने कैटलिस्ट को डिफाइन किया है उसी में डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, उसी में विरोधाभास, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी कैटलिसिस हो रही हो, कैटलिस्ट हमें रिएक्शन के एंड में अनयूज्ड मिल जाने हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया है कि जब कोई सॉलिड कैटलिस्ट होता है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में, तो वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, और उसके सरफेस पे जो रिएक्शन हो रहा है उसके बाद हमें कैटलिस्ट अनयूज्ड मिल जाते हैं। ये हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एक मैंने मैकेनिज्म समझाया है कि हेट्रोजीनियस कैटलिसिस कैसे होती है। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो कैटलिस्ट का कैटलिस्ट होता है, मतलब वो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को भी और इंटेंसिफाई कर देता है, उन सब्सटेंस को भी देख ले। या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट के कैटलिटिक एक्टिविटी को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है, हम उन सब्सटेंस को भी देख ले और फिर इस कैटलिसिस के आगे बढ़ेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे सॉलिड कैटलिस्ट का। लेकिन पहले ये समझ लें कि वैसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट का भी कैटलिस्ट होता है वो क्या होते हैं, ये समझ लें हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मैं बता देना चाहूँगा कि कैटलिस्ट का भी कैटलिस्ट कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैटलिस्ट का कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या होता है, ये हम लोग देख लें। तो मैंने अभी कहा कि एक होता है कैटालिटिक प्रोमोटर, स्टार देकर मैं लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैटालिटिक प्रोमोटर्स, कैटालिटिक प्रोमोटर्स, इसको हम लोग कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट्स कह सकते हैं। कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट्स, कैटलिस्ट्स का कैटलिस्ट इसको कहेंगे। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है उसके कैटलिटिक एक्टिविटी को भी इंटेंसिफाई कर दे, उसके एक्टिविटी को बढ़ा दे। जैसे हेबर्स प्रोसेस में, इन हेबर्स प्रोसेस जब आप अमोनिया बनाते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये देता है 2NH3 गैस। तो यहाँ कैटलिस्ट यूज किया जाता है आयरन कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट हमने यूज करा वो है आयरन कैटलिस्ट, आयरन सॉलिड। When a small amount of molybdenum, molybdenum का सिंबल हुआ MO, is added, rate becomes फास्टर, रिएक्शन का रेट और भी फास्ट हो जाता है। अब इससे दो बातें हम समझ सकते हैं कि मोलिब्डेनम भी एक खुद कैटलिस्ट है, लेकिन अगर आप आयरन के एब्सेंस में मोलिब्डेनम डालते हैं तो कोई असर नहीं होगा। हम ये कह देना चाहेंगे यहाँ कि मोलिब्डेनम हैज नो इफेक्ट, मोलिब्डेनम हैज नो इफेक्ट upon the reaction in the absence of iron, आयरन के एब्सेंस में मोलिब्डेनम का कोई असर नहीं है। इसका मतलब हुआ
इसका यह मतलब हम समझेंगे, इट मीन्स मोलिब्डेनम intensifies the catalytic activity of iron, but it is not a catalyst. यह कैटलिस्ट नहीं है, यह कैटलिस्ट के कैटलिटिक एक्टिविटी को इंटेंसिफाई कर रहा है, इसलिए मोलिब्डेनम को हम कैटलिटिक प्रोमोटर कहेंगे। यह कैटलिटिक प्रोमोटर की तरह बिहेव कर रहा है, जो कैटलिस्ट के कैटलिटिक एक्टिविटी को प्रोमोट कर दे रहा है। इसको हम कैटलिटिक प्रोमोटर कह सकते हैं। कैटलिस्ट के कैटलिटिक एक्टिविटी को इंटेंसिफाई कर रहा है। ये अगर अकेले यूज़ किया जाए किसी रिएक्शन में तो रिएक्शन के रेट पर कोई असर इसका नहीं होगा। यह कैटलिटिक प्रोमोटर हुआ। तो इस रिएक्शन में कैटलिटिक प्रोमोटर का काम कौन कर रहा है? मोलिब्डेनम। अगर हम वहाँ आयरन इस्तेमाल न करके केवल मोलिब्डेनम इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं होगा, मोलिब्डेनम का कोई असर नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मोलिब्डेनम तभी काम करता है जब हम आयरन का यूज़ पहले से कर रहे होते हैं। तो ये कैटलिटिक प्रोमोटर है, इसको हम कहते हैं कैटलिटिक प्रोमोटर। एक और भी आता है कैटलिटिक पॉइजन। कैटलिटिक पॉइजन कैटलिटिक पॉइजन एक ऐसा कैटलिस्ट a substance that destroys the catalytic activity of catalyst. Catalytic activity of a catalyst, उसको हम कैटलिटिक पॉइजन कहेंगे, जो कैटलिस्ट की कैटलिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता हो। जैसे हेबर्स प्रोसेस में जब आप अमोनिया बना रहे हैं तो इसमें एक हमेशा ख्याल रखना होता है, जहाँ कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल करा है आयरन सॉलिड और इससे बना है 2NH3 गैस, तो यहाँ एक बात का ख्याल रखना होता है कि यहाँ थोड़ा भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हो, कि प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मस्ट बी एवॉइडेड। मैं आपको समझा दूं कि जहाँ कहीं भी सॉलिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वहाँ इस कैटलिस्ट के सरफेस का यूज किया जा रहा है कैटलिटिक एक्टिविटी में। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिस कंपाउंड को इस सरफेस से ज़्यादा एफिनिटी होगी तो वो उसका पूरा का पूरा सरफेस ऑलरेडी ढक जाएगा, कवर्ड अप हो जाएगा, और तब उसका कैटलिटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तब हम उस केस में कहते हैं कि वो कैटलिटिक पॉइजन की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके एक कम्प्लेक्स बना देगा जिसमें कि पूरा का पूरा सरफेस कवर अप हो जाएगा, और तब इसकी कैटलिटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम इसको कहेंगे कैटलिटिक पॉइजन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ? यह एक कैटलिटिक पॉइजन हुआ, कैटलिटिक पॉइजन हुआ। केमिकल रिएक्शंस में इनका अपना अलग इम्पॉर्टेंस होता है। हम उसको मनचाहे तरीके से पॉइजन कर सकते हैं, हम उसके कम्प्लीटली उसके एक्टिविटी को बर्बाद भी कर सकते हैं, हम चाहें तो पार्शियली उसको इनहिबिट कर सकते हैं कैटलिटिक एक्टिविटी को। कभी कभी सपोज कीजिए कि उसका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हमको उतने एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, हम उसको चाहते हैं कि मॉडरेट रेट में रखें, तो वहाँ भी हम एक पिकुलियर अमाउंट में, एक ख़ास अमाउंट में वहाँ कैटलिटिक पॉइजन डालेंगे
तो उसका कैटलिसिस स्लो हो जाएगा, कैटेलिटिक एक्टिविटी थोड़ी सी घट जाएगी। हम यहाँ कैटेलिटिक पॉइजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक रिएक्शन है रोजेनमंड्स रिडक्शन। रोजेनमंड्स रिडक्शन, रोजेनमंड्स रिडक्शन एक रिएक्शन होता है। रोजेनमंड्स रिडक्शन में कहता है कि कोई भी एसिड क्लोराइड ले लिया जाए, सपोज कीजिए कि यही बेंजोइल क्लोराइड ले लिया है और इसका हाइड्रोजिनेशन मतलब इसका रिडक्शन कराया जाता है पैलेडियम के प्रेजेंस में, पैलेडियम के प्रेजेंस में, और बेरियम सल्फेट उसमें डाला जाता है और सल्फर भी डाला जाता है, तो बनता है ये बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन है बेंजल या रोजेनमंड्स रिडक्शन होता है। यहाँ अगर हम इस सल्फर का यूज ना करें तो इतना ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा कि ये अल्केन में बदल जाएगा। तो यहाँ सल्फर जो है वो कैटेलिटिक पॉइजन की तरह बिहेव करता है। ये कैटेलिटिक पॉइजन है और इस कैटेलिटिक पॉइजन के कारण ही हमें ये एल्डिहाइड मिलता है, अदरवाइज ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता। तो ये कैटेलिटिक पॉइजन हुआ। कैटेलिटिक पॉइजन कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के कैटेलिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है या उसके कैटेलिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, तो उसका दूसरा नाम कैटेलिटिक इनहिबिटर भी दिया जा सकता है, या इसी को बायोलॉजी में हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप इसको देखिए। हमने अभी आपको आज जो पढ़ाया है वो समराइज कर देता हूँ कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कि जनरल मैकेनिज्म क्या है कैटलिसिस की। फिर जनरल मैकेनिज्म के बाद मैंने कहा कि कैटलिसिस के टाइप्स क्या हैं, हम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रख सकते हैं, और उसके बाद मैंने ये समझाया कि दोनों ही जो हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस कैटलिसिस होती है उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी थियोरी क्या है, और फिर मैंने ये समझाया कि कैटेलिटिक इनहिबिटर, कैटेलिटिक पॉइजन, कैटेलिटिक इंटेंसिफायर या प्रोमोटर्स किसको कहते हैं। तो इस पर हम लोगों ने बात किया। तो इस तरह से ये कैटलिस्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करनी है वो है कि सॉलिड कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। और बात ये रही कि जो कैटलिस्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, सॉलिड कैटलिस्ट की जो खास करके प्रॉपर्टीज है वो क्या हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक और बच गया इसमें कैटलिसिस में, एंजाइम कैटलिसिस, और उसको डिटेल में हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। हालांकि एंजाइम कैटलिसिस बहुत सारे चैप्टर्स में आएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर उसका यूज हमेशा होता रहेगा, हर एक चैप्टर में यही बात पढ़नी है, तो उसको यहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। एक रिक्वेस्ट है फिर से नए व्यूअर्स से कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल पाए। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।